for money. M for money. N for notice. N for notice. P for power. P for power. Q for question. Q for live in peace and happiness by observing their duties and respecting the rights of others while enjoying their own rights. The violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. Examples of law. One must wear a helmet while driving a motorbike as per law. Demand for dowry in marriage is prohibited by law. No one can pollute water and air as per law. No one can destroy the public property as per law. Illegal digging of public road is a violation of law. Illegal blocking of public road is a violation of law. Playing loud music is a violation of law. Adulteration of food is a violation of law. Sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, promote to among them all fraternities, assuring the dignity of the individual and unity and integrity. टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही यूनिक कवरेज के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है पढ़ते हुए। हम देख रहे हैं कि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए, भविष्य सुधारने के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम देखेंगे आज प्यारी सी जो कवरेज हम लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं, उसमें हम देखेंगे कि हम आपको पहले यहाँ दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे आप कह सकते हैं बिल्कुल लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स लेबर है, लेबर का काम करते हैं। हम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को देखते हैं, अपने बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं ताकि बच्चे एक बहुत अच्छी एजुकेशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद देश का भविष्य सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम उनको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भारत की शिक्षा की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो आज भी जो भारत की शिक्षा है उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत लो फैमिली से हैं, जिनके पास आई थिंक कमाने के लिए इनके पेरेंट्स के पास कोई साधन नहीं होता, कोई सोर्स नहीं होता, तो वो लेबर का काम करते हैं और आई पूरे दिन में एक या दो बार मुश्किल से इन लोगों को खाना मिल पाता है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये खुद लेबर का काम करते हैं। हमने खुद ऐसी तस्वीरें, हम ग्राउंड लेवल पे उतरे, इनको हमने काम करते हुए देखा कि कूड़े में से ये सामान निकालकर बेचते हैं। थोड़ा से जो पैसे मिलते हैं वो ये जाकर अपने पेरेंट्स को देते हैं ताकि इन्हें एक या दो वक्त का खाना नसीब हो सके। लेकिन आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने देश की मानसिकता को, भारत की मानसिकता को बदलने का जिम्मा उठाया, फैसला ले लिया कि वो भारत की मानसिकता को बदलेंगे, भारत की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और किस लेवल से बढ़ाएंगे ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लुधियाना में हम पहुंचे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट हरिराम जिंदल जी, जो लगभग 10 सालों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ाने का तरीका है, जो पढ़ाने का लेवल है वो भी एकदम डिफरेंट है, क्योंकि खुद हमने यहाँ पे आके पर्सनली इन चीजों को देखा है। हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ABCD से स्टार्टिंग होती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, इस तरीके से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हम आके तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी, पीछे एक चार्ट लगा हुआ है जिसपे यहाँ पे A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी। अब इसके पीछे क्या रीजन है सारा, वो हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में। सर ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक इससे ज्यादा खूबसूरत इनिशिएटिव हमने पहले कभी किसी को लेते हुए नहीं देखा। कितने साल हो गए आपको? ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई जी बहुत पहले, जब मैं असमानता देखता था, इनइक्वालिटी देखता था। एक इंसान की वैल्यू इंडिया में एज ए ह्यूमन बीइंग तब है और उसको कोई सोशल स्टेटस है, उसको कोई फाइनेंशियल स्टेटस है। इफ ही इज अ कॉमन मैन, उसकी कोई इस देश में एज ए इंसान कदर नहीं है। ये
जो डिस्क्रिमिनेशन है ये मैंने बड़ी बचपन से देखनी शुरू की, और मेरे को हमेशा यही लगता रहा कि क्या एक इंसान का गरीब होना इंसान ना होने के बराबर है? सारे इंसान है, इंसानियत क्यों मर गई? तो ये सवाल मेरे मन में बहुत ही पहले से एक बीज की तरह पैदा हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया इस चीज को मैं और गहराई से देखता गया। फिर 2008 में मेरे मन में विचार आया, मैंने एक किताब लिखनी शुरू की जिसमें एक गरीब बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, एक अमीर बच्चे के पास बढ़िया खिलौने हैं, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया स्कूल जाता है, मेरे पास पैर की चप्पल छोड़ो खाने की रोटी भी नहीं है, हम दोनों बराबर के बच्चे हैं, दोनों में फर्क क्या है? तो वहां से कहानी की शुरुआत होती है। उस कहानी को लिखने के लिए मेरे को 43 साल की उम्र में 2009 में कानून की विद्या हासिल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन करनी पड़ी। उससे पहले मेरा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस था और बहुत ही अच्छे लेवल का बिजनेस था। पर ये सवाल मेरे मन के साथ साथ चल रहा था और उसका जवाब मैं ढूंढ रहा था। तो जब मेरे को जवाब मिल गया तो मैंने किताब लिखनी शुरू की, तो फिर मैंने लॉ ज्वाइन किया। अब लॉ जब मैं कर रहा था 2 साल मेरे लॉ को हो गए थे 3 साल की डिग्री में। 2011 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मेरे को लगा कि मेरी जो किताब मैं लिख रहा हूँ समानता के ऊपर वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो व्यापार जो है वो टाइम नहीं दे रहा, मौत कभी भी आ सकती है। तो मेरे को लगा या तो किताब लिख लो या पैसा कमा लो। तो मैंने अपना चलता हुआ बिजनेस उसी वक्त पिताजी की मौत के तुरंत बाद बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे को था कि 1 साल में मेरी लॉ भी खत्म हो जाएगी, किताब भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं निश्चिंत होकर बिना डिस्टर्बेंस के अपना व्यापार करूंगा और लोगों को गरीबी का समाधान बता दूंगा कि भाई गरीबी भ्रष्टाचार जो हमारे देश में है उसका कारण क्या है और दूर कैसे होना। हुआ जो भगवान चाहता वो होता है। 2012 में मेरी लॉ की डिग्री खत्म हो गई, किताब खत्म नहीं हुई, तो मैं व्यापार में वापस नहीं गया क्योंकि मैंने प्रण लिया था व्यापार में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी किताब नहीं खत्म होगी। फिर मैंने साथ साथ मैंने सोचा जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ या गरीबी की बात कर रहा हूँ, तो इन गरीब लोगों के बीच में जाना शुरू करो, देखो इनकी समस्या क्या है, क्या जो मैं उपाय सोच रहा हूँ वो उपाय समाधान प्रैक्टिकल होगा, क्या इनको समाधान मिल भी पाएगा, इनकी गरीबी से ये लोग बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये मन में विचार जो था वो बड़ा ही गहरा था। मैं फिर झुग्गी झोंपड़ी में जाना शुरू किया। जो बच्चे सबसे पहले मेरे को मिले, एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, उसके सामने मेरे को बच्चे मिले, झुग्गियों का क्लस्टर था, झुग्गियों में रहते थे। कोई बच्चा किसी स्कूल में गया था एक आधा दिन के लिए या एक आधे महीने के लिए, रेगुलर नहीं था। तो फिर मैंने इनके साथ सोचा कि इनको पढ़ाना शुरू करो। जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो क्योंकि मैं किताब लिख रहा था, मैंने लॉ भी पढ़ी थी, मैंने बहुत रिसर्च करनी शुरू कर दी, तो मेरे को लगा कि जो किताबें हमें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं उसकी कोई भी अहमियत नहीं है अगर पढ़ा लिखा बंदा रिश्वत ले रहा है, पढ़ा लिखा बंदा रिश्वत दे रहा है, पढ़ा लिखा बंदा दूसरे असहाय बंदे की कोई मदद नहीं कर रहा, उसको वो सेल्फिश हो गया। अगर सेल्फिश ही बना दिया, एक पढ़ाई का पर्पस होता है एक अच्छा इंसान बनाना, और अच्छा इंसान बनाने के बाद सेल्फिश बना दिया तो फिर वो पढ़ाई नहीं चाहिए। फिर मैंने और अध्ययन करना शुरू किया, तो मेरे को लगा लोकतंत्र की तो पढ़ाई है ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को भी लोकतंत्र के बारे में वो ज्ञान नहीं है जो होना चाहिए, संविधान के बारे में नहीं पता। फिर मैंने कहा भी अगर देश बदलना है, गरीबी खत्म करनी है, इवन जो मैं किताब लिख रहा हूँ जिसका टाइटल है रिस्टोरिंग द बैलेंस, वो भी लोगों को तब समझ आएगी अगर उनको बस बेसिक शिक्षा ठीक होगी। फिर मैंने कहा भी जो C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट, ये जो कुत्ते बिल्ली चूहे की पढ़ाई है इसकी क्या जरूरत है? कुत्ता बिल्ली चूहे तो माँ बाप घर पे कोई भी सिखा सकता है बच्चों को। सिनेरियो चलता आ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, हम कॉन्वेंट स्कूल्स, इतने हाईफाई स्कूल्स में भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। लेकिन आपके यहाँ हम देख रहे हैं क्लासरूम में जो चार्ट पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई किया हुआ है इन बच्चों के लिए। तो आपको नहीं लगा कि इन बच्चों को ये चीजें सिखाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? पहले ये बताओ मेरे को, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट, इसको पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाने की जरूरत है या अपने माँ बाप सिखा सकते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए क्या फीसें देनी है हमने? वो तो घर पे कोई भी सिखा देगा। स्कूल में हम जाते सीखने के लिए, नई चीज सीखने के लिए। अब बात है ये शब्दों की जो आपने इस चार्ट में देखे हैं। देखो बात यह है कि देश के लगभग 80% बच्चे
आर्थिक हालातों की मजबूरी की वजह से, माँ बाप की अनपढ़ता की वजह से या तो स्कूल जाते नहीं, अगर जाते हैं तो 5वीं कक्षा क्रॉस नहीं कर पाते, 13-14 साल में बाल मजदूरी में चले जाते हैं, 14-15 में शादी करा लेते हैं, और जब 18 साल के होते हैं, जो सरकारी लेवल पे एलिजिबल एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल है, उससे पहले ये माँ बाप बने होते हैं, और जैसे ही 18 साल के होते हैं उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है सरकार की तरफ से कि अब आप इतने लायक हो गए हो, इतने जिम्मेदार नागरिक हो गए हो, अब आप सरकार चुनोगे, वोट का हक दे दिया आपको। जिनको बी फॉर वोट नहीं पता, डी फॉर डेमोक्रेसी नहीं पता, एमएलए का रोल नहीं पता, एमपी का रोल नहीं पता, तो इन लोगों की वोटें खरीदी जाती हैं और ये बेचते हैं, इनको पता ही नहीं वोट क्या होती है। उससे सरकारें बन रही है 75 सालों से, वोट बैंक नहीं पता इनको, कुछ नहीं पता। इसलिए तो 75 सालों में एक आदमी बिलियनर बन गया, एक के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये यही देश है, इसी देश के साधन है। तो ये इतना अनुपात और इतनी उस देश में जहां पे इतने धर्म और हर धर्म मानवता का संदेश देता है, उस देश में इनह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि हम सड़क पे गिरे हुए बंदे को उठाए भी ना। तो फिर जो मेरे को लगा कि इन बच्चों ने स्कूल कॉलेज नहीं जाना, तो जो शिक्षा देश को चलाती है, कानून, सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, प्रशासनिक शास्त्र, फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहां इन्होंने कभी जाना ही नहीं है। तो वो शिक्षा को इनको हमें तब देना पड़ेगा जब ये 12 साल से पहले पढ़ने को तैयार है, जब इनके पास काम का बोझ नहीं है। तो फिर उन सारे सब्जेक्ट्स के मैंने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स को बना के नई अल्फाबेट की सीरीज तैयार की, जिसमें हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर बैलेट बॉक्स, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, जो आपने अल्फाबेट सुने। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं ये 9 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, पब्लिक फाइनेंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनको जब बचपन से इंट्रोड्यूस हो गए, बाय चांस किसी वजह से ये 12-13 साल बाद पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, तो जब चुनाव होंगे इनको वोट की अहमियत तो पता होगी, टी फॉर टैक्स का पता होगा, इनको पता होगा गवर्नमेंट हम बना रहे हैं, गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये सारी चीजें पता होंगी, तो बड़ी संभाविक सी बात है कि ये अपने हकों की आवाज उठाएंगे। उससे सरकारें बन रही है 75 सालों से। वोट बैंक बढ़ता है, बट इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है कि हमने वोट डालना किसको है और क्यों डालना है। बेसिकली कुछ नहीं पता इन लोगों को, कुछ नहीं पता, इसलिए तो 75 है। आप मजाक समझोगे, मेरे पास बड़े सारे हाईलाइट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, कुछ एनआरआई जो बाहर है वो सेटल, उनके फोन आते हैं। जब इन बच्चों के वीडियोस देखते हैं तो लाखों रुपया देने को तैयार है, कहते हैं हम इंग्लिश सिखा दो। पर मैं उनको यही कहता हूँ कि हमारे लिए सारे कोई बराबर हैं, आप क्लास में आज सीख लो। देखो, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी समझाना चाहते हो, आपको एक मास्टर को, टीचर को ये देखना पड़ता है कि मैंने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, डिलीवरी जो पेडागोजी है वो कैसे अडॉप्ट करनी है। हमें स्टूडेंट की काबिलियत को आइडेंटिफाई करना है, उसको कौन सी विषय को किस तरीके से, किस उदाहरण से समझाना है ताकि वो उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। तो हम वो सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, बहुत लंबी गहराई वाली हमारी रिसर्च है। और मैं तो पीछे देख रहा था कि गवर्नमेंट ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ अग्रीमेंट किया कि पंजाब के स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाओ। मैंने सोचा कि यहाँ आके देख लेंगे हमने इंग्लिश कैसे सिखाई है, तो ब्रिटिश काउंसिल को इतने पैसे देने की क्या जरूरत है, हम फ्री में सिखा देंगे। तो देखो, जो चीज आपने करनी है उसके लिए आपको समझना है कि आपने उसको कंप्लीट कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है। सर एक बार हम सारी बातों को साइड पर रखे, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। हमने इन बच्चों को अभी सुना, आपने इनसे क्वेश्चंस पुट किए, तो ये बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश यूज कर रहे थे। तो कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को हम देखते हैं तो आई थिंक इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आज की डेट में हमें उनमें भी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आई थिंक अब जो टाइम ऐसा चल रहा है वो अपने आप को मोबाइल्स और लैपटॉप्स में बिजी रखते हैं, गेमिंग वगैरह की तरफ ध्यान होता है। लेकिन इन झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को इस तरीके की इंग्लिश का आना, तो आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक चीज है हम सभी के लिए। तो इंग्लिश इनको किस तरीके से आप सिखा रहे हैं, और जैसे ही आप क्वेश्चन पुट करेंगे इतनी फ्लुएंसी से उस चीज का आंसर दे रहे हैं, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है। आपने खुद माना कि शिक्षा बदलने की जरूरत है जी, तो वहां क्या ये शिक्षा है? आप चाहते हो कि ये शिक्षा ना लें और वो दूसरी शिक्षा ले लें जो आप बदलना चाहते हो? पर सब लोगों तो आप क्या, आप अपना जवाब दो, दूसरों को छोड़ो, अपनी बात करो। देखो,
ये काम मेरा नहीं है, ये तो या तो भगवान का काम है या देश का काम है, वो मेरे थ्रू करवा रहा है। सर आपने कभी कोशिश की लोगों को अपने साथ जोड़ने की? देखो, मानसिकता के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने गुलामी की शिक्षा सीखी है और वो गुलामी की जीवन जी रहे हैं, उनको वही जीवन अच्छा लग रहा है। मैं आजादी की शिक्षा दे रहा हूँ, जो आजाद भारत में पहले दिन से लागू हो जानी चाहिए थी, जो नहीं लागू हुई। मैंने सीएम लेवल तक चिट्ठियां डाली हैं। मेरी जो बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, इस बुक की गवर्नमेंट लेवल पे समीक्षा हो चुकी है, पंजाब सरकार की रिपोर्टें बन चुकी हैं। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि अगर ये शिक्षा विद्यार्थियों को लागू हो जाए तो बहुत ही लाहेवंद साबित होगी। उसके बावजूद मैंने वो सारे के सारे दस्तावेज भगवंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब को भेज दिए, ईमेल कर दिए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। बस जो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? मैंने जो भगवंत मान को ईमेल डाली थी, वो ईमेल मार्क हो गई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मैंने आरटीए भी लगाई। उन्होंने घुमा फिरा के जैसे जलेबी की तरह घुमाते हैं, कोई सिरा नहीं होता, वहां पे छोड़ दिया मेरे को लाके। सर बड़ा सेंसिटिव सी बात आपसे करते हैं कि ये जो बच्चे हैं आप इनको पढ़ा रहे हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पेरेंट्स को भी इवन नहीं पता होता, वैल्यू नहीं पता होती एजुकेशन की, तो इनके पेरेंट्स को कन्विंस करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा, कितना डिफिकल्ट रहेगा? आपको नहीं लगता कि आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद, घर जाने के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आप इनको पढ़ा के फ्री हो जाएंगे तो इन्होंने फिर वही लाइन को अडॉप्ट करना है जो इनके पेरेंट्स इनको बोलेंगे, वही लेबर वर्क एंड ऑल? देखो, एक मिस्त्री काम करता है, एक टेक्निकल एजुकेशन लेता है, एक प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एक इससे सीखता है, दोनों में फर्क होता है। जब ये एजुकेटेड है, इनके काम करने के तरीके में फर्क है। और हमने देखा है हमारे पास यहाँ पे लड़कियां आज बाय चांस नहीं है, ये 13-14 साल में शादी जिनकी हो जाती है, वो 18 साल हो गए शादी नहीं करवा रही। ये फर्क शिक्षा से ही आया। उन्होंने खुद अपनी सोच बदली है, उन लड़कियों ने सोच बदली है। लड़कियों की सोच बदलने से माँ बाप की भी सोच बदली है जी। आज इनके माँ बाप प्राउड फील करते हैं जब आप जैसे लोग आके इनकी प्रशंसा करके जाते हो, आप हैरान होकर जाते हो कि इनको ये किस लेवल की शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, तो इनको भी अंदर से फीलिंग तो आती है ना कि हमें बहुत ऊंचे लेवल की शिक्षा मिल रही है। और सर हमने देखा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे भारत में आपने ये जिम्मा उठाया है कि भारत के बच्चों को शिक्षित करना है, और किस तरीके से शिक्षित करना है वो भी हम देख रहे हैं। आपका लेवल भी हमने देखा पढ़ाने का कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। तो आपको लग रहा है कि भारत की मानसिकता जो है शिक्षा को लेकर, वो डेफिनेटली आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो जरूर बदलेगी उससे। देखो, और कोई तरीका नहीं है। आप भी एनालिसिस कर लेना कि देश में आजादी के बाद सारे इंसान को संविधान ने बराबर किया, राजनेताओं ने फिर तोड़ दिया। ये तोड़ मरोड़ की राजनीति चल रही है, अमीर को अमीर बनाने की राजनीति है, गरीब को गरीब बनाने की राजनीति। भ्रष्टाचार किसी लेवल पे कम होने नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। एक आम नागरिक को नागरिक वाला जीवन नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत है, सारे भारतीय नागरिकों की जरूरत है। चंद लोगों के लिए देश आजाद हुआ है, बाकी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। और अगर सब लोगों को आजादी की जिंदगी जीनी है, लोकतंत्र असल में क्या होता है? लोकतंत्र असल में होता है कि हर नागरिक का देश बराबर का है। अगर बराबर का है, किसी नागरिक के सामने देश का नुकसान हो रहा है, वो रोकने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, वो कैपेसिटी बिल्ड करनी है, वो ये शिक्षा बिल्ड करेगी। तो जाते जाते लास्ट में हम बात करना चाहेंगे, आज गांधी जयंती है, हर कोई बात करता है कि गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, तो आप उनको कितना फॉलो करते हैं? या आपको क्या लगता है हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये बच्चे हैं, उनको किस तरीके से आप फॉलो करवाना चाहते हैं? पूरा देश फॉलो कर रहा है, लेकिन गरीबी नहीं खत्म हुई। तो मेरे को लगा कि वो सिद्धांत जो कागजों तक रह जाए, भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी, और भी बड़े लोगों ने कुर्बानी दी, लाला लाजपत राय जी ने भी कुर्बानी दी, तो सबने अपने सिद्धांत छोड़े। आज बुत्तों पे हार पहनाने के अलावा कुछ नहीं होता। वास्तविक हकीकत में जो काम होगा उसी से देश बदलेगा। जो काम हम कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पे जाके इन बच्चों को हम एम्पावर कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। और लोगों को भी चाहिए कि बुत्तों पे हार पहनाने की बजाय जो देश में गरीबी अमीरी का अनुपात बढ़ रहा है उसको खत्म करने के प्रयास करें। और वो शिक्षा बदले नहीं होगा, शिक्षा बदलो, देश बदलो।
सर आप तो हर तरीके के चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो जाते जाते आप भारतवासियों को स्पेशली जिस सोच को लेकर आप चले हैं या आप अभी चल रहे हैं कि भारत की शिक्षा के स्तर को बदलना चाहते हैं, तो कोई अपीलिंग मैसेज आप देना चाहेंगे सारे भारतवासियों को कि जिस तरीके से आपने कदम आगे बढ़ाया, अगर हर एक सिटी से एक नागरिक भी उठ के सामने आता है तो हम शिक्षा के स्तर को या इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। देखो जी, मेरा मानना है कि राजनेताओं ने राजनीति करनी है, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि आम नागरिक उनके बराबर खड़ा हो। वो चाहते हैं कि आम नागरिक गुलाम है तो गुलामी बना रहे। फिर जहां तक मेरी बात है, एक इंडिविजुअल इंसान, एक अकेला इंसान एक उदाहरण सेट कर सकता है, तो पूरे देश को बदलना उसके लिए संभव नहीं होता। लोगों को जब ये बात समझ आ जाएगी कि हम भी देश बदलना चाहते हैं, हम भी दुखी हैं, तो मेरे को लगता है कि वो लोग आगे आएंगे, अपने आप आएंगे और इस शिक्षा को अपनाएंगे। इस शिक्षा को अपनाने के लिए आवाज उठाएंगे। मैं पब्लिक मीटिंग्स काफी कर रहा हूँ और उसमें जो सहयोग मिल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ही इंकरेजिंग मिल रहा है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि शिक्षा बदलनी चाहिए। जी, तो आपने देखा ये कि हमारे साथ लुधियाना से एडवोकेट हरिओम जिंदल जी, हमने दिखाया, हमने उनसे बात की कि किस तरीके से वो शिक्षा के स्तर को बदल रहे हैं। आप यहाँ पे तस्वीरें भी देखना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। बच्चों से भी 2 मिनट बात करते हैं। हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो आप? हमने देखा इनकी नोटबुक भी जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए हैंड राइटिंग भी आप देख लीजिए बच्चों की कि किस तरीके से, कितनी सुंदर और कितनी क्लीन एंड क्लियर हैंड राइटिंग है। तो बच्चों, कैसा लगता है आपको स्कूल में आके? यहाँ पे सर आपको पढ़ाते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कुछ सुनाना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे इंग्लिश में? जो अभी हमने देखा कि सर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप उनका रिप्लाई कर रहे थे, क्या सुनाना चाहोगे? सुनाओ प्लीज। Democracy means there is election. In the election there is equal vote. Whoever gets the maximum vote gets it. Electing the one who gets elected makes the government and gets equal tax money for providing our affairs. तो आप आगे चल के बेटा क्या बनना चाहते हो? अब तो आपके मम्मी पापा भी आपको यहाँ पे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आगे भी और ज्यादा पढ़ना चाहते हो? Yes. पढ़ना चाहते हो? क्या बनना है बड़े होके? टीचर बनना चाहते हैं। कैसे हो आप? क्या सुनाओगे? यहाँ पे आप रोज आते हो इस क्लास में, अच्छा लगता है पढ़ना? बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है कि घर पे जो काम करते हो वो ज्यादा अच्छा लगता है? स्कूल का काम अच्छा लगता है। क्या सुनाओगे यहाँ पे? जो सर आपको सिखाते हैं वो क्या सुनाओगे? ए फॉर एप्पल, ए फॉर बॉल, तो बी फॉर बॉल तो आपने सीखा नहीं, आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई सीखी है। यस। तो आप एक बार देखिए कि बच्चों का जो एनर्जी लेवल है वो आपने शुरू में ही हमने आपको दिखाया कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनके जो पेरेंट्स है वो इनको किस तरीके के कामों में डाल देते हैं, लेकिन इन बच्चों का सपना कुछ और है। ये जो बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, बच्चों की बातें आपने सुनी, कोई यहाँ पे टीचर बनना चाहता है, उसके बाद कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो सर की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली सर किसी से हेल्प नहीं लेते, अपने बेसिस पे ही ऑल ओवर इंडिया में सर ने जिम्मा उठाया कि भारत की जो शिक्षा है उसके स्तर को बदलना है, लोगों की मानसिकता को बदलना है। उन्होंने सारे भारतवासियों को एक अपीलिंग मैसेज भी दिया है कि आगे आकर आप इस तरीके कदम उठाइए तो डेफिनेटली हम भारत की एक बदलती हुई तस्वीर देखेंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। organization etc. एक कथा हो जाएगा। C for constitution.
Civil Constitution is a document which informs us about our rights and duties and how our country India is to be administered. राजा डी फॉर डेमोक्रेसी। चलो रोशनी तुम बता डी फॉर डेमोक्रेसी। D for democracy means there is if election, in the election there is B for vote. Whosoever gets the maximum vote gets if electing, the one who gets elected makes the Z for government and gets the for tax money for providing our rights. What are your rights? Government. What are your rights? Right to life, right to food, right to education, right to shelter, right to livelihood, right to environment, right to equality, right to life with human rights. Who has to give you rights? Government. If government does not give you right, what will you do? High court. You will file a case in the High court. High Court. Good. Sit down. Wow. जी मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मोनिका। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सर के साथ आप जुड़ चुके हैं, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं? मुझे 5 years कंप्लीट हो गया। 5 years कंप्लीट हो गया। मैम, कैसा लगता है इन लो फैमिलीज के बच्चों को पढ़ाना, जिनको पता ही नहीं होता शिक्षा क्या होती है, शिक्षा से स्तर क्या होता है, तो क्या कितना डिफिकल्ट रहता है आपके लिए पढ़ाना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि बच्चे जो है इनको कोई मैनर्स नहीं सिखाया जाता, घर में कोई गाइड नहीं करते जो नॉर्मली फैमिली में करते हैं, है ना। तो इन बच्चों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैम, आपको लग रहा है कि आपकी तरह जिस तरीके से आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपकी तरह और भी लड़कियां आगे आके इन बच्चों को पढ़ाएंगी तो भारत को हम बदलते हुए देख सकते हैं? हाँ जी मैम, डेफिनेटली, क्योंकि जो सर है अरियम जिंदल सर, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ लड़कियों को नहीं, बाकी सभी लोगों को, जनरल पब्लिक को भी आगे आना चाहिए, सर के साथ जुड़ना चाहिए और जो ये रेलिवेंट एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं सभी बच्चों को मिलना चाहिए। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? या तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन को जॉब करवा देगी, समाज का हिस्सा कैसे किसी चीज का भी